नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर्स जून 2020 से अप्रैल 2021 सीरीज़। इसमें होगा सेट 13 में आज हम फिर से 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्टडी IQ पे इन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। आप इसके PDFs @कपिल लाइव से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का पे फॉलो कर सकते हैं। ये सीरीज़ करंट और स्टैटिक दोनों कवर करेगी और आपकी इकोनॉमी जो है वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 13। क्वेश्चन 21 आप देख रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स DGQI। इट एम्स टू असेस डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स परफॉर्मेंस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल सेक्टर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। इसका जो सर्वे है दैट इज कंडक्टेड बाय डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, नीति आयोग एक आयोग है। नीति आयोग का एक अटैची ऑफिस है डेमो, वो इसका सर्वे कराता है। आपको बताना है इसमें कौन से करेक्ट हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। जैसा कि ये न्यूज़ में था, इसमें दोनों ही सिनेरियोज जो हैं वो करेक्ट आएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल को 3rd रैंक दिया हुआ है आउट ऑफ 65 मिनिस्ट्रीज़। तो ये डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स क्या है, ये सारी मिनिस्ट्रीज़ को इवैल्यूएट करेगा, उनकी रैंकिंग करेगा और बताएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री बेटर परफॉर्म कर रही है जब बात आती है सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में। इससे क्या होगा कि मिनिस्ट्रीज़ के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन होगा। मिनिस्ट्रीज़ एक दूसरे के साथ compete करके बेटर आउटकम दे पाएंगी और बेटर परफॉर्म कर पाएंगी। ऑब्वियसली बात है, जब मिनिस्ट्री अच्छे से परफॉर्म करेंगी तो कंट्री में डेवलपमेंट भी राइट डायरेक्शन में जाएगा। इसमें 6 मेजर थीम्स हैं: डेटा जनरेशन, डेटा क्वालिटी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, यूज़ एंड डिसमिनेशन, डेटा सिक्योरिटी, HR कैपेसिटी एंड वेरियस केस स्टडीज। तो ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 122 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ESG फंड्स। ESG फंड्स के बारे में आप इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करिए। ESG कॉम्बिनेशन है 3 वर्ड्स का, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है और देश में पहली बार ICICI ने इसे लॉन्च किया था। आप जल्दी से तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या इसमें से करेक्ट है। देखिए, ESG स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 पहली बार ये SBI ने लॉन्च किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिसेंटली इसको पॉपुलर किया गया है। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो ICICI पहला ऐसा बैंक नहीं है, इससे पहले SBI भी इस म्यूचुअल फंड को ला चुका है। देखो, फंड का ऑब्जेक्टिव यही है कि सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग करनी है। उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। एक तरह से लोगों की कॉन्शियस को जगाएगा और लोग या कंपनीज भी उन एरियाज पे फोकस कर पाएंगी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस फंड को, जैसा कि सारे म्यूचुअल फंड्स सेबी रेगुलेट करता है, ये फंड भी सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। चलते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम एंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर RTGS NEFT। ये टर्म्स बहुत सुनते आए हैं, हम रोज़ यूज़ भी करते हैं। आप सब लोगों ने कभी ना कभी इसको यूज़ किया होगा। आज आपको इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। RTGS जो है वो लार्ज वैल्यू इंस्टेंटेनियस फंड ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। NEFT जो है वो यूजुअली फंड ट्रांसफर्स अप टू 2 लाख के लिए किया जाता है। ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड थ्रू RTGS इज 2 लाख। कम से कम 2 लाख से ऊपर का ही अगर आप अमाउंट है तो आप उसको RTGS कर सकते हैं। और अपर सीलिंग कुछ नहीं, अपर आप कुछ भी कर सकते हैं जितने आपके बैंक की लिमिट है। देयर इज नो लिमिट इम्पोज बाय RBI फॉर फंड ट्रांसफर थ्रू NEFT। और ये दोनों राउंड द क्लॉक सिस्टम पे वर्क करते हैं। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखो, सारे करेक्ट हैं। एक बार मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ। RTGS जो होता है वो 2 लाख से शुरू होता है और जितना आपका बैंक पर डे ट्रांजैक्शन अलाउ करता है वहाँ तक जाता है। RBI किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, अकाउंट टू अकाउंट भी वेरी कर सकता है। NEFT जो है, NEFT का कोई लिमिट नहीं होता। वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, आप कितने भी अमाउंट की NEFT कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप समझने की बात है कि NEFT के लिए कोई भी लिमिट इम्पोज नहीं है। ठीक है, बैंक इस लिमिट को टाइम टू टाइम लगाते रहते हैं। मिनिमम अमाउंट जो RTGS से किया जा सकता है वो 2 लाख है।
नो अपर और मैक्सिमम सीलिंग, ठीक है, उसके ऊपर कोई अपर या मैक्सिमम सीलिंग नहीं है। आरटीजीएस जो होता है वो इंस्टेंट होता है, ठीक है, आपने अभी फंड ट्रांसफ़र किया और थोड़ी ही देर में जो है वो जिसको आपने ट्रांसफ़र किया उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एनईएफटी की जो साइकिल होती है वो हाफ आवरली हो गई है, हर आधे घंटे बाद एक बैच रिलीज़ किया जाता है। तो अभी आपने पैसा ट्रांसफ़र किया, वो आधे घंटे बाद भी हो सकता है, 1 घंटे बाद भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, कभी कभी पूरा दिन भी लग जाता है। आरटीजीएस इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है। तो जो बड़ी बड़ी पेमेंट्स होती हैं लोग कोशिश करते हैं उसको आरटीजीएस के थ्रू करें, क्योंकि वो इंस्टेंट ट्रांसफ़र दिखाती हैं। तो ये भी सही है कि एनईएफटी में जनरली 2 लाख तक के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली ऐसा नहीं है कि 2 लाख के ऊपर आप यूज़ नहीं करेंगे, आप 2 लाख तक के लिए इसको यूज़ करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 124 की तरफ। Recently, Center has decided to borrow an estimated revenue shortfall of 1.1 lakh crore as loan to states to meet goods and services shortfall. अब आपको बताना है जो सेंटर बोरोइंग कर रहा है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। बोरोइंग विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन फिजिकल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अमाउंट विल बी रिफ्लेक्टेड एज कैपिटल रिसीट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे जो गवर्नमेंट बोरो कर रही है वो स्टेट के बिहाफ पे कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो करके डायरेक्टली स्टेट को ट्रांसफ़र कर रही है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बुक्स में लिखा ही नहीं जाएगा, इसलिए वो फिजिकल डेफिसिट का पार्ट नहीं बनेगा। ये भी बात सही है। और ये अमाउंट जो है वो कैपिटल रिसिट्स की तरह स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स में डाला जाएगा। जैसे जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स अपना जीएसटी का शेयर पाते रहेंगे या उनका शेयर अराइज होता रहेगा, वैसे वैसे ये पैसा उसमें से कटता रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। बोरोइंग से फिजिकल डेफिसिट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसको कैपिटल रिसीट दिखाया जाएगा, यानी इसको वो रिसीट्स दिखाया जाएगा जो कैपिटल गेन्स में आएगी स्टेट गवर्नमेंट के। ये क्यों किया? क्योंकि कोविड की वजह से जीएसटी रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ। स्टेट्स डिमांड कर रहे थे बहुत लंबे समय तक। पहले सेंटर ने स्टेट से कहा आप खुद बोरोइंग कर लो, स्टेट्स ने बोरोइंग करने से मना कर दिया क्योंकि स्टेट्स के फिजिकल डेफिसिट बहुत हाई हैं, इसलिए वो कोई भी नई लाइबिलिटी नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं जो हमारी जीएसटी की, हमारा जो जीएसटी का अमाउंट है हमें वही दे दो, ठीक है। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम आपको लोन लेके दे देंगे, उस लोन को आप यूज़ करते रहो और जैसे जैसे आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी अराइज होती रहे वो लोन उसमें से कटता रहेगा। आशा करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 125। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू टैक्स बॉयंसी, है ना। टैक्स बॉयंसी के लिए एक टर्म ये यूज़ की जाती है। आपको बताना है कि एक टर्म क्या इंप्लाई करती है, कौन सा इसमें से करेक्ट है। इट इज़ रेशियो ऑफ चेंज इन टैक्स वर्सेस ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या आपके जो जीडीपी या नेशनल इनकम के नंबर्स होते हैं। हायर टैक्स बॉयंसी इंप्लाइज टैक्स कलेक्शन वुड राइज एट फास्टर पेस फॉर द सेम राइज इन इनकम्स, यानी अगर हायर टैक्स बॉयंसी है तो कहा जा रहा है उसी जीडीपी पे, सेम जीडीपी पे अगर जीडीपी आपकी हर साल 10% बढ़ रही है, इस बार टैक्स कलेक्शन आपका 30% बढ़ जाएगा, यानी टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है और जीडीपी का राइज जो है वो स्टैटिक है। इम्प्लाइड टैक्स बॉयंसी फॉर 2021 इज हायर देन बजटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2019-2020 रिवाइज एस्टिमेट्स। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। ये एक आरबीआई की रिपोर्ट आई थी अक्टूबर में, उसी की ये न्यूज़ है। तो स्क्रीन को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर है सी, इसका आंसर है डी, ऑल आर करेक्ट। अब ऑल आर करेक्ट में देखो कि टैक्स बॉयंसी जो है वो रेशियो ऑफ चेंज इन टैक्सेस एंड जीएसडीपी है। पहली बात, टैक्स बॉयंसी ये कहता है कि नेशनल इनकम तो हर साल स्टैटिक बढ़ रही है, 10% ही बढ़ रही है, लेकिन इस बार टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो अगर टैक्स बॉयंसी हाई है, टैक्स का जो बॉइंट सिस्टम है वो हाई है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि देश में टैक्सेशन कलेक्शन जो है या टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही गवर्नमेंट ने अभी रिवाइज एस्टीमेट्स निकाले। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई जिसने कहा कि इस बार सरकार का टैक्स कलेक्शन पहले की अपेक्षा ज़्यादा रहेगा। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020। ये रिपोर्ट क्रेडिट स्विस, एक फाइनेंशियल कंपनी है स्विट्जरलैंड की, उसको वो रिलीज़ करती है। अकॉर्डिंग टू इट यूरोप इज़ द हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ हाउस होल्ड वेल्थ। According to it, household wealth in India is dominated by property and other real estates। ठीक है, तो ये ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया भर में कौन सी कंट्री की कितनी वेल्थ बढ़ी है। देश में अगर लोगों की वेल्थ बढ़ी है तो वो किस कारण से बढ़ी है, ये रिपोर्ट इस बारे में ब्यौरा देती है। तो आपको बताना कौन सा इसमें से करेक्ट है, जल्दी से पॉज करके बताइए। देखिए, बहुत प्राइमा फेसी आप बता सकते हैं कि यूरोप की हाउस होल्ड वेल्थ तो नहीं बढ़ रही है, क्योंकि यूरोप आप देख रहे हैं अब कहीं ना कहीं
ग्रोथ वहाँ की कांस्टेंट हो चुकी है, स्टैटिक हो चुकी है। इनफैक्ट बहुत सारी जगहों पे नेगेटिव ग्रोथ भी देखी जा रही है। तो ऐसे में अगर 2 रॉन्ग है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है 1 एंड 3। ये रिपोर्ट जो है ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020, ये क्रेडिट स्विस एक फाइनेंशियल सर्विस बेस्ड एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है स्विट्जरलैंड बेस्ड, वही रिलीज़ करती है। इसने बताया है कि पैसिफिक एशिया पैसिफिक जो है वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है वेल्थ में, यानी सबसे ज़्यादा जो लोगों की वेल्थ बढ़ी है वो एशिया पैसिफिक रीजन के लोगों की बढ़ी है। और भारत में जो वेल्थ बढ़ी है उसका रीज़न प्रॉपर्टी और अदर रियल एस्टेट्स है, यानी जो कि भारत में रियल एस्टेट मार्केट बूम कर गई, या प्राइसेस बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं यहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट में, क्योंकि डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। इसके चलते लोगों के जो इनकम है वो बढ़ी है। चलते हैं क्वेश्चन 127 पे। एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020, इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विल विटनेस अ कॉन्ट्रैक्शन ओवर 10%। ठीक है, तो इंडिया का जो जीडीपी है उससे 10% कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज करता है? ठीक है, तो आपको ये बताना है किसकी रिपोर्ट है, कौन सा इसमें से करेक्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर आप जल्दी से पॉज करके बताइए। इसका आंसर सी IMF है। तो IMF इस सर्वे को निकालता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को IMF निकालता है। इसमें क्या करता है, कंट्रीज को जीडीपी बेसिस पे, ग्रोथ बेसिस पे कंपेयर किया जाता है और उससे बताया जाता है कि कौन सी कंट्री की क्या रैंकिंग और वर्ल्ड का इकोनॉमिक आउटलुक आगे क्या कहता है। चलते हैं क्वेश्चन 128 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू करेंसी डेप्रिसिएशन। टर्म बहुत न्यूज़ में रहती है, सुनते हैं ना, रुपया गिरा, रुपया चढ़ा, डॉलर मजबूत हुआ, रुपया कमज़ोर हुआ, वही यहाँ पे टर्म है करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन ये कहता है कि वैल्यू ऑफ करेंसी जो है वो गिरेगी या गिर रही है कौन से एक्सचेंज रेट में, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में। जैसे आपने देखा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसमें करेंसी रुपी वर्सेस डॉलर चेंज नहीं होता। इंडिया जो है वो लार्जली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को ही फॉलो करती है, जिसमें डेली बेसिस पे मार्केट की डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग रुपया जो है वो कमज़ोर या मजबूत होता है। ये डिस्करेज करती है कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी को, और इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और रिस्क एवर्जन कैन कॉज करेंसी डिप्रिसिएशन। जैसे कि अभी न्यूज़ में था कि रुपी जो है वो कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है, 72, 74, 75, ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो ये क्या हुआ, ये फिनोमिनन हुआ करेंसी डेप्रिसिएशन। अब देखो करेंसी डेप्रिसिएशन का टर्म के हिसाब से पॉइंट नंबर 1 ठीक है, पॉइंट नंबर 3 भी ठीक है, लेकिन अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करती है डॉलर के कंपैरिजन, तो आपके जो एक्सपोर्ट हैं वो कॉम्पिटिटिव होंगे। मतलब भाई जब हम गुड्स को सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें तो डॉलर में पैसा मिलता है ना। हम कहते हैं हम $1 का बेचेंगे, ये पेन मैं $1 का बेचता हूँ। अब $1 के बदले पहले मुझे 65 रुपये मिलते थे, अब मुझे 75 रुपये मिलते हैं। तो अब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए मैं इसको 90 सेंट का भी बेच सकता हूँ। तो जब जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है उस कंट्री की, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, अगर इंडिया में रुपया कमज़ोर हो रहा है डॉलर के कंपैरिजन, तो इंडिया के एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट होगा, इंपोर्टर्स को लॉस होगा। क्योंकि पहले $1 के बदले 65 रुपये उन्हें मिलते थे, अब 75 मिल रहे हैं। पहले इंपोर्टर्स को $1 के बदले 65 रुपये देने पड़ते थे, अब उन्हें 75 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे होती है। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने प्रपोज किया एक्सटेंडेड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। PLI स्कीम क्या है? आउटकम एंड आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम है, जहाँ पे इंसेंटिव जो है मैन्युफैक्चरर्स को दिए जाएंगे गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग। इसको सारे सनराइज सेक्टर्स में लगाने के लिए प्रपोज किया गया है। पढ़ रहे होंगे न्यूज़ में PLI स्कीम, बताना है कौन सा करेक्ट है। तो देखिए इसके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए की गई है। अगर आप कोई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो जब आप फाइनल आउटपुट निकाल रहे हैं, फाइनल आउटपुट जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर आपने एक डिज़ायर्ड आउटकम या डिज़ायर्ड आउटपुट या मैन्युफैक्चरिंग को अचीव किया, तो आप प्रोडक्शन से लिंक्ड इंसेंटिव्स पा सकते हैं। ठीक है, यानी आपने इतना प्रोडक्शन किया, इतना एक्सपोर्ट किया तो इतना इंसेंटिव, और ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे और ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो और ज़्यादा इंसेंटिव। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PLI स्टार्ट की थी, और PLI का देखो रीज़न यही है कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। ये इंसेंटिव्स 5 से 7 साल तक दिए जाएंगे और सारे सनराइज और इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स इसमें से कवर हैं। देखो सनराइज सेक्टर वो होते हैं जो एक इकॉनमी के लिए बहुत नए होते हैं, है ना। अभी नए नए सेक्टर हैं, जैसे इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग,
टेलीविज़न मैन्युफैक्चरिंग, सिलिकॉन चिप मैन्युफैक्चरिंग, ये नए नेसेंट स्टेज की फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। फार्मास्यूटिकल नई है, मतलब अभी बहुत ज़्यादा इंडिया की फार्मास्यूटिकल फेमस नहीं है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बन सकती हैं। इसको हम कहते हैं सनराइज सेक्टर्स। अब एक टर्म है विद रिगार्ड टू लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एलटीआरओ न्यूज़ में था। एक टूल है सेंट्रल बैंक का, आरबीआई का, जो 1 से 3 साल तक प्रिवेलिंग रेपो रेट पे बैंकों को पैसा देता है। आरबीआई ये फैसिलिटी बिना कोलेटरल के देता है, यानी इसके बदले में बैंक को कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता, और बैंक इस फैसिलिटी को यूज़ करते हैं टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोवर्स। देखो, हम अगर देखेंगे रेपो रेट, तो रेपो रेट क्या है? एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का मतलब शॉर्ट टर्म, 1 से 364 दिन के लिए, 364 डेज के लिए बैंक्स जो हैं वो बोरोइंग कर सकते हैं, ठीक है, मनी मार्केट में। लेकिन जब हम कह रहे हैं एलटीआरओ है, लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म के सिनेरियो में क्या होगा? लॉन्ग टर्म के सिनेरियो में आप देखेंगे कि 1 से 3 साल तक के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये बात सही है। दूसरा, ये कोलेट्रल के बिना नहीं दिया जाता, क्योंकि देखो लोन बहुत लंबा दिया जा रहा है। जब कोई लोन बहुत लंबे समय के लिए दिया जाता है तो बैंक्स या आरबीआई उसमें कोलेट्रल लेती हैं। कोलेट्रल का मतलब कोई बदले में किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट बॉन्ड या कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो अगर बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाए अपने लोन को, तो आरबीआई उसको बेच के पैसा निकाल सके, ठीक है। देन इस फैसिलिटी को क्यों यूज़ किया जाता है? लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए। बैंक्स चाहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म लोन्स मिलें और चीप लॉन्ग टर्म लोन्स मिले, क्योंकि रेपो पे बहुत कम इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। तो एलटीआरओ पे आरबीआई बैंक को बहुत सस्ते रेटों पे लोन देती है। अब सस्ते रेटों पे लॉन्ग टर्म लोन मिल रहा है, तो इसका मतलब बैंक भी आगे बोरोवर को ये बेनिफिट पास कर सकते हैं। बैंक भी जिनको लोन लेना है वो बैंकों से सस्ते रेटों पे लोन ले सकते हैं। तो जब बैंक को लोन मिलेगा सस्ता, तो बैंक उसको सस्ता ही देगा। तो 2 भी गलत है और 3 भी गलत है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी सारी बातें मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, एक बार आप देख लेना इसको डाउनलोड करके। सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है जितना मैंने समझाया है। तो आशा करता हूँ 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। फिर से लेके आएंगे सेट 14 में, आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन की सीरीज़ अभी चलती रहेगी। हम कोशिश कर रहे हैं सारे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज का। एग्ज़ाम से काफ़ी पहले सीरीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी, जिससे कि आप एग्ज़ाम से पहले इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।